गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बट आज हम फिर तीसरे पीरियड पे आ गए। थोड़ा थोड़ा थ्योरी का चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग। कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो सर को आप बता सकते हैं, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, मैं आपके साथ रहता हूँ पूरे टाइम। तो देखिए ये थ्योरेटिकल चैप्टर को छोटी सी बात भी समझ में नहीं आए तो आप सर को बता सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, बुक में कुछ छूटे तो भी क्लेम कर सकते हैं। बेटा मैं ये कह रहा था कि मैं कुछ आपको ग्राफ सिखाऊंगा, तो आप में कौन अच्छा बच्चा है जो ये ग्राफों को सीख लेगा। उस सर ने ग्राफों को स्पेशल नोट बना दिया। आपने कहा सर अच्छे लगेंगे ग्राफ, आपको बिल्कुल अच्छे लगेंगे। एक एक ग्राफ को मैं तोड़ के बता रहा हूँ, तोड़ के बताऊंगा और बड़े प्यार से तोड़ के बताऊंगा। यस, तो आप पहले इस ग्राफ को सीखना। एक ग्राफ बता रहे सर भी बहुत अच्छे से। बेटा मैं कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे सर ने लिखा प्रकाश धारा, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ। और किस में ग्राफ बना रहे हैं सर? आवृत्ति में। किस किस में ग्राफ बना रहे हैं बताओ? प्रकाश धारा में और आवृत्ति में। आपने कहा सर पढ़ा दिया, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पढ़ा दिया मैंने ग्राफ। एक बार और समझा रहा हूँ। देखा आप में कौन बच्चा जो समझेगा एक ही बार में, सर को फिर परेशान नहीं करेंगे आप। ये लो बताओ यहाँ क्या लिख दूँ? प्रकाश धारा। एक भैया ने कहा सर मुझे प्रकाश अच्छा नहीं लगता। अरे मेरे दोस्त यहाँ फोटोन लिख ले यार, बात एक ही है। स्मॉल पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। प्रकाश के छोटे छोटे बच्चे ही तो फोटोन होते हैं। अब बताओ इधर क्या लिख दूँ मैं? आवृत्ति। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, यू नो, न्यू न्यू न्यू। यस, आपने कहा सर ग्राफ बना दिया, मैंने कहा बना दिया, खत्म भी हो गया। किसी भी धातु के लिए बनाया मैंने, ये धातु बेटा। तो आपने कहा सर, अब आपने कहा समझ में क्या नहीं आ रहा है? ये नहीं आ रहा कि सर आपने यहाँ से क्यों लिया जीरो आवृत्ति? अरे बच्चे, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कब होता है बताओ? देहली आवृत्ति के बाद। तो ये देखो निनोटे आ गया, देहली आवृत्ति के बाद। तो अब बोर्ड में एक ग्राफ यह पूछा जाता है। देखा आप में स्मार्ट बच्चा कौन है जो एक ही बार में सीखेगा इसको? एक एक ग्राफ इस पीरियड में, एक फिर दूसरे पीरियड में सिखाएंगे सर। ये देखो यहाँ पे कौन सी धारा लिख दूँ? प्रकाश धारा। अब ये ग्राफ दो तरह से पूछा जाता है बेटा बोर्ड में। दो धातुओं के लिए ग्राफ बना दिया सर ने। ये देखो, या तो एग्जाम में बना आ जाता है या आपको बनाना पड़ता है। कितने धातु दिख रहे हैं आपको? दो, ए और बी। आपने यहाँ पे ग्राफ कितने धातुओं के लिए बनाया? दो के लिए। ये कितने के लिए था? एक के लिए। चलें अब इधर देखना बेटा, मैं कह रहा था कि इधर इस एक्सिस पे क्या लिया आपने बताओ? आवृत्ति। तो इस धातु की आवृत्ति तो क्या होगी? न्यू नॉट ए। इस धातु की आवृत्ति क्या होगी? न्यू नॉट बी। यस यस यस। अब मुझे आपने कहा सर ये तो हमें समझ में आ गया कि ग्राफ अलग अलग इसलिए बनाए आपने कि सभी धातुओं की देहली आवृत्तियाँ क्या होती हैं? अलग अलग। कार्यफलन भी अलग अलग होते हैं। तो आप बताओ, अब ये आपको मैं बना के दूंगा कभी टेस्ट में। अब मैं आपसे तीन बात पूछूंगा। देखिए कौन सी तीन बात पूछूंगा? सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि बच्चे बताओ कौन से धातु की देहली आवृत्ति अधिक है? पहले मैंने पूछा कौन से धातु की देहली आवृत्ति अधिक है? तो प्यार से देखो, ए बी धातु की देहली आवृत्ति अधिक है बेटा। देखना इस एक्सिस पे चलो ना, जीरो इधर है तो ये बताओ। ये ए धातु की देहली आवृत्ति है, बी की। कौन से की ज़्यादा है? बी की। तो एग्जाम आपसे पूछा था इसका बता देना, पक्का बता दोगे क्या? फिर सुनो मेरी बात। नंबर 2, अब एग्जामिनर पूछ रहा आपसे कौन से धातु का कार्यफलन ज़्यादा है? बिल्कुल डरो मत बेटे, तो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मन में सोचना कि कार्यफलन का फार्मूला क्या होता है? एच नी नॉट। यू नो, फाइव नॉट इज इक्वल टू एच नी नॉट। साथ साथ लन भी करते रहो चतुराई वाले बच्चे। अरे मैं तो करूँ दिवाली तक 2-3 चैप्टरों को कर लो, 13, 14, 15, सबसे बड़ी हैप्पी दिवाली हो जाएगी आपके लिए। यस, पटाखों की आवाज़ भी आएगी, थोड़ा थोड़ा चला ही नहीं सकते पटाखे, लेकिन फिर भी चला लेना थोड़ा थोड़ा। अगर 3 चैप्टर याद कर लिए तो मज़े आ गए। तो बेटा देखना कार्यफलन, कार्यफलन ये देखो। अब आपने कहा सर जिस धातु की देहली आवृत्ति ज़्यादा होगी उसका कार्यफलन भी ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि कार्यफलन देहली आवृत्ति के क्या होता है? समानुपाती। तो माय डियर ये देखो कौन से धातु की देहली आवृत्ति ज़्यादा है बच्चे? बी की। तो माय डियर कार्यफलन भी किसका ज़्यादा होगा? बी का। ग्राफ के साथ ये दोनों बात समझ। देहली तरंगदैर्घ्य, तीसरी वाली बात पे आ गए सर। कौन सी तरंगदैर्घ्य? देहली तरंगदैर्घ्य।
तो आपने कहा सर हम समझ गए ना। मैंने क्या समझे? बेटा तरंग दैर्घ्य तो लैम्डा होता है, बी धातु का देहली तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा। कौन से? ए से। आपने कहा सर क्यों? क्योंकि बेटा तरंग दैर्घ्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अरे भाई आपकी दोस्ती है ना इससे, सी बराबर काय से बताओ? न्यू लैम्डा से। अब बताओ तो इसका मतलब आवृत्ति जो होती है वो तरंग दैर्घ्य के क्या होती है भाई? व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि प्रकाश का वेग तो कांस्टेंट होता है। बोलो तो बताओ कितनी बातें होगी? 1 2 3, 1 2 3। पक्का समझ लेंगे ना? तो ग्राफ तो आपको समझ आ गया, लेकिन 3 चीज़ें भी आपको पड़ोस वाली समझ में आनी चाहिए। एग्जाम आती तैयार रहो इसके फाइटिंग करने के लिए। देहली आवृत्ति और कार्यफलन तो ज़्यादा है बी धातु के, बट देहली तरंग दैर्घ्य कौन से धातु का ज़्यादा है? सॉरी ये उल्टा लिखा है आपने। बेटा देहली तरंग दैर्घ्य कौन से धातु का ज़्यादा है? ए का ज़्यादा है दोस्ती है। अब सही है बताइए क्यों? क्योंकि तरंग दैर्घ्य आवृत्ति की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात। अब बताओ मैं मान लूँ अब आपको ये ग्राफ भी समझ में आ गया, और ये ग्राफ इसका दोस्त है, ये एक धातु के लिए, ये 2 धातु के लिए। आप पक्का सीख लेंगे ना ग्राफ? बोलो भैया जी। बेटा ग्राफ सीख लेंगे क्या? बिल्कुल सीखना ग्राफ। और मैं आपको अच्छे 2 ग्राफ और कल भी सिखाऊंगा। उसके बाद अभी मैं एक बहुत अच्छा सा सवाल पढ़ा दूँ आपको थोड़ा सा। बस ये देखो मैं मिटाने जा रहा हूँ, ये मिटा भी दिया। रिलैक्स आराम से। यस थोड़ा थ्योरेटिकल है, कंसेप्ट का चैप्टर है, धीरे धीरे समझ के पढ़ो, छोटी छोटी बातें पूछ के पढ़ो, फिर चलेंगे अपन थोड़ा सा। बेटा एक मैं ऐसा प्रश्न पढ़ा रहा हूँ जो इस साल एग्जाम में आया था। आपके मन में ये भी तो बात है ना सर कि इस साल कौन सा क्वेश्चन आया हो या चैप्टर में सो? बेटा यही सेक्शन में सो आया हो, ये सेक्शन में से नीट में क्वेश्चन आया था, इसी सेक्शन से IIT मेन में आया था, और इसी सेक्शन से आपका 2020 RBSC में आया था। तो आपने कहा 2 सेक्शन थे, एक सेक्शन आपके सिलेबस से हट गया इस साल। बेटा देख लो मैंने इस साल क्या क्वेश्चन आया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, मैं प्रश्न को लिख देता हूँ, इस साल पेपर में आ चुका है, अब तो कोई आने का चांस नहीं है, बट पढ़ेंगे बड़े प्यार से। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये तो हमारा चैप्टर है ना भाई, की तुलना, इसकी तुलना करेंगे अपन पुराने जमाने के प्रभाव से। तुलना चिरसम्मत। आपने कहा सर हम तो नहीं जानते चिरसम्मत क्या होता है? अरे चिरसम्मत का मतलब हो गया पुराने जमाने का सिद्धांत। चिरसम्मत तरंग सिद्धांत से कीजिए। फिर सुन लो मेरा सवाल जो इस साल बोर्ड के पेपर में है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की तुलना किससे करनी है मेरे दोस्त? चिरसम्मत तरंग सिद्धांत से। चिरसम्मत तरंग सिद्धांत से। अब आप में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि सर चिरसम्मत क्या होता है। बेटा एक और इसको घर पे कैसे लर्न करते हैं, ऐसे लर्न कराते हैं हम बच्चों को। 1 मिनट देखना, 1 ही मिनट में लर्न होगा, बट बोर्ड में साल आ चुका है ये। ऐसे डंडा बना लेते हैं और इधर लिख देते हैं कौन सा सिद्धांत? चिरसम्मत तरंग सिद्धांत। तो बेटा तरंग सिद्धांत लिख दें अपन इसमें, यहाँ पे ये लो, दोनों की क्या करेंगे अपन? तुलना। तो एक बच्चे ने कहा बेटा ये तो नए ज़माने का सिद्धांत है जिसको मॉडर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? आप भी तो नए ज़माने के हैं। अरे ये सिद्धांत तो कौन सा सिद्धांत है बताओ? मॉडर्न। और तरंग सिद्धांत पुराने ज़माने का है, इसको क्लासिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? क्लासिकल थ्योरी कहते हैं बेटा इसको। कौन सी थ्योरी कहते हैं बच्चे? क्लासिकल थ्योरी, पुराने ज़माने का। फिर सुन लो मेरी बात, ये अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं वो तो कौन सा है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। पुराने ज़माने में 1900 से पहले जो सिद्धांत था वो तरंग सिद्धांत। तो 1900 को पहले वैज्ञानिक क्या बोलते थे प्रकाश के बारे में, वो सीखना इधर। तो ये हमारा सिद्धांत है, ये बुराई वाला सिद्धांत पुराने ज़माने, ये गलत है, ये सही है। अरे यार सोच लो, पुराने ज़माने को क्या कहते थे? क्लासिकल। आप लोग पुराने गाने पसंद करते तो आप क्या बोलते हैं? क्लासिकल गाने मुझे अच्छे लगते हैं, किशोर कुमार के गाने अच्छे लगते हैं। आज के ज़माने के मॉडर्न गाने, हनी सिंह के गाने जो समझ में नहीं आते वो अच्छे लगते हैं आपको। बात कहता गाने कहता आज तक पता नहीं चला। तो बताओ वो कौन सा सिद्धांत हो गया? मॉडर्न ज़माने के गाने। और क्लासिकल का मतलब पुराने ज़माने के गाने। दोनों की तुलना करें। 3 लाइन में तुलना करनी है। बोर्ड में केवल 2 ही लाइन पूछी थी,
आप चाहे देख लेना बोर्ड का पेपर, बोर्ड वालों ने ये कहा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और चिरसम्मत सिद्धांत की तुलना कीजिए। तो बेटा ये देखो 3 तुलना कर रहे हैं, 2 तो आप लर्न कर ही लेंगे, बड़े आराम से लर्न हो जाएगी, बड़े प्यार से लर्न हो जाएगी, होके मानेगी। देखना कैसे, ध्यान दो इधर। पहले कौन से सिद्धांत से बात करनी है बताओ जल्दी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत से। बस चलूँ मैं इसमें, ध्यान से देखना। आपसे बात करूँ, बताओ धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कब होता है? देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर। पहली लाइन होगी कि जब प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होती है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। पुराने का जमाने का सिद्धांत क्या कहता था कि सभी आवृत्ति के प्रकाश से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये बुराई होगी ना, ये गलत बात है ना। आज का सिद्धांत क्या कहता है कि सभी रंगों के प्रकाश से इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होते, कुछ रंगों से होते हैं, उन रंगों से होते हैं जिनकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या होती है? ज़्यादा। पहला याद हो गया बेटा, इधर अच्छाई उधर गलत बात। दूसरी वाली बात, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई टाइम नहीं लगता। उस टाइम को क्या कहते हैं अपन? समय पश्चता। उसकी वैल्यू क्या होती है? पुराना ज़माना क्या कहता था कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में अधिक समय लगता है। कितना समय लगता है बेटा? अधिक समय। याद हो गया ना? यस, 2 ही लिखने थे बोर्ड में, तो बस 2 नंबर मिल गए आपको। केवल 2 बातें लिखनी थी छोटी छोटी। ये सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, आप तो ये लिख दो अधिक समय लगता है। ये सिद्धांत कहता है कि समय लगता ही नहीं, धड़ाक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं धातु सतह से। चलें तीसरा और सीख लें। ये सिद्धांत क्या कहता था कि बेटा प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? प्रकाश की तीव्रता, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा में प्रकाश की तीव्रता गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। ये नया जमाना कहता है। आपने कहा सर हमें समझ ही नहीं आया था, मैं समझाऊं एक बार और। लो देखो, ये धातु है, कौन आ रहे हैं? फोटॉन। आपने इधर से 100 फोटॉन डाले, इसमें से कौन पैदा होंगे? इलेक्ट्रॉन। और फिर आपने 1000 फोटॉन डाले, फिर आपने 10,000 फोटॉन डाले, तो आपने कहा सर ये हम तीव्रता बढ़ा रहे हैं, फोटॉन की संख्या में तीव्रता बढ़ाना। अगर आने वाले प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है बेटा, एक भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश तीव्रता इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। गतिज ऊर्जा तभी ज़्यादा होती है, हाँ, तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा तभी बढ़ेगी जब आने वाले प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज़्यादा हो। तो ये रिमेंबर इट। अब बताओ, तीव्रता गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। पहले का सिद्धांत क्या कहता था? मेरा मतलब पुराने जमाने का सिद्धांत कि तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। गलत बात। ये तीनों गलत बात है, ये तीनों सही बात है। तीनों की तुलना करके आप इसको 1 मिनट में लर्न कर सकते हैं सवाल को। बट थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया कि सवाल बेटा 2020 के पेपर में आ चुका है, जिसमें 2 बातें लिखनी थी, पर फिर भी स्कूलिंग टेस्ट में तो आपको देंगे हम लोग ये, तो आप ये सवाल को समझ लेंगे, पक्का लर्न करेंगे, डरेंगे नहीं आप। यस, मैं इसको फ्री करना चाहूँगा सवाल को। अब बताओ कर लेंगे ना आप इसको? ये नए ज़माने का है जो आजकल पढ़ रहे हैं वो सिद्धांत है, वो पुराने ज़माने का है। क्लासिकल फिजिक्स है जो 1900 से पहले चलती थी, ये 1900 के बाद की फिजिक्स है, नए ज़माने के फिजिक्स है, आपके ज़माने के फिजिक्स से। यस, तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि आपने कर लिया होगा, थोड़ा सा समझ लेंगे। बोर्ड में है इसलिए अब और भी ध्यान देंगे इस पर तो ज़्यादा। ये देखो थोड़ा थोड़ा चैप्टर को हम सजा रहे हैं। यस, अभी चैप्टर को हम प्यार से खेल रहे हैं, इसको सजा रहे हैं, बड़े अच्छे से सीख रहे हैं। चलेंगे मेरे दोस्त, आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। एक सवाल और सर आपको सिखाएंगे आज, बड़ा प्यारा सा, बड़ा सुंदर सा थ्योरेटिकल सवाल। आपने कहा सर बताओ क्या होता है? बेटा प्रश्न तो मैंने ये लिखा, धीरे धीरे देखना। ये देखो, आपने कहा सर सवाल क्या पढ़ा रहे हो? छोटा सा सवाल, बहुत ज़ोर से इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते। ये देखो, आपने कहा सर क्या सिखा रहे हैं आप हमें ये गंदा गंदा? आप पढ़ो सवाल को। पढ़ लिया क्या? ये देखो, ये लो, फोटॉन क्या है और फोटॉन के कोई 4 गुणधर्म लिखो। बोर्ड में 2 पूछे जाते हैं,
आप 4 सीखेंगे तो 2 तो लिख ही देंगे ना बच्चे। अरे 4 गुणधर्म सीखोगे तो 2 तो एग्जाम में लिख दोगे आप धड़ फटाफट। बट ये तो सीखे फोटॉन क्या चीज़ होता है। अरे हम ग्रामीण परिवेश के बहुत सारे बच्चे होते हैं, अपन जब गांव में आग लगाते हैं, चूल्हा जलाते हैं तो अपन यह तापते हैं, चूल्हे में तप लेते हैं। यस, तो आपने कहा सर उसमें से कौन निकलते रहते हैं? यार कुछ तो निकलता ही होगा जो गर्मी से पैदा होती है। अरे मेरे हाथ में एक काली वस्तु है, इसको मैं गर्म करूँगा तो कुछ तो होगा ही होगा। आपने कहा सर कुछ नहीं, उसमें से कुछ निकलता है। बेटा कुछ नहीं निकलता है, छोटे छोटे ऊर्जा के बैंड निकलते हैं, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट निकलते हैं, उनको क्वांटा भी कहते हैं, और अच्छा नाम उनका क्या होता है? फोटॉन। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन भी होता है, अवशोषण भी होता है। यस, सर्दी आने वाली है, हमारी सर्दी आती है तो बेटा हमारी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर तो ज़्यादा रहता है और बाहर का हो जाता कम, इसलिए हमें सर्दी लगती है। आप बड़े बच्चे 12th में पढ़ते हो, घर वाले पूछ ले बेटा हम सर्दी क्यों लगे, तो फटाफट कह दिया करो कि हमारे शरीर का टेम्परेचर तो अंदर का ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर हो गया कम। तो हमारी बॉडी क्या करती है? ऊर्जा का अवशोषण करती है। अवशोषण करेगी, ऊर्जा का अवशोषण कर मतलब उत्सर्जन करेगी, अवशोषण तो नहीं करेगी क्योंकि गर्मी तो हमारे शरीर में ज़्यादा, बाहर तो ठंड होगी, तो उत्सर्जन करती है, इसलिए हमें ठंड लगती है। तो बेटा मैं ये कह रहा था कि जब कोई वस्तु को गर्म किया जाता है तो एक छोटे छोटे बैंड निकलते हैं, दिखते नहीं है आपको। अरे चूल्हे में आग में अपन ये तप करते हैं तो वो दिखती नहीं है आग आती हुई आपको, बट आपको कुछ महसूस होता है। सोच लो आज के बाद वो छोटे छोटे क्वांटा होते हैं, पैकेट होते हैं, बैंड होते हैं, फोटॉन होते हैं, उन्हीं को फोटॉन, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स, बैंड को फोटॉन कहते हैं। पैकेट बैंड ऐसा होता है जैसे अपन बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी में धुआं निकलती है, दैट्स लाइक ए बैंड, वो एक तरह का बैंड होता है बीड़ी सिगरेट में जो निकलता है वो। तो बताओ इसको सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक था ये, क्या नाम है इसका? प्लांक। प्लांक ने कहा था कि जो बैंड निकलते हैं उनकी ऊर्जा आवृत्ति की क्या होती है? समानुपाती। तो बताओ एक नया कांस्टेंट क्या बन गया? E बराबर एच न्यू। एच को कहते हैं क्या? बड़ा सुंदर सा नाम, प्लांक स्थिरांक। एच का नाम क्या होता है बेटा? प्लांक स्थिरांक। इसकी वैल्यू होती है जो हम निकाल के बताएंगे, ये भी बताएंगे कहाँ से आई वैल्यू, आप वेट करो कल के पीरियड का। ये देखो इतना सारा वैल्यू होता है प्लांक स्थिरांक का। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच। जोर से सिखाएंगे आपको हम। तो बताओ ये फोटॉन की ऊर्जा होगी, यही आपके फोटॉन की ऊर्जा है। तो बताओ फोटॉन क्या हो गया? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट। यस, जब प्रकाश का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है तो पैकेट निकलते हैं, उनको अपन क्या कह देते हैं? प्रकाश। यस, प्रकाश के छोटे छोटे कण होते हैं, तरंगों के रूप में होते हैं, इसलिए इनकी द्वैत प्रकृति होती है। तो याद रखो ये फोटॉन है आपका। लर्न कर लेंगे आप फोटॉन को, थोड़ा सा नोट्स में भी लिखा है, आप उसको रीडिंग करना। छोटे छोटे विकिरण होते हैं, विकिरण कहना, प्रकाश कहना, बात एक ही तो होती है। तो हम फोटॉन सीख रहे थे बेटा। आपने कहा सर कोई 4 लाइन बोल दो फोटॉन की। बिल्कुल बोल दें। सबसे पहले बताओ बेटा फोटॉन क्या होते हैं? विद्युत उदासीन। अरे बच्चे प्रकाश में अगर करंट होता, प्रकाश में अगर आवेश होता तो आप स्कूल कैसे आते? आपको तो रास्ते में करंट लग जाता। इसका मतलब प्रकाश विद्युत उदासीन होता, अर्थात फोटॉन उदासीन होते हैं। पहला गुणधर्म याद हो गया क्या? फोटॉन के होते हैं बताओ? उदासीन होते हैं। यस। दूसरा अपन कह दें कि अगर फोटॉन उदासीन होते हैं तो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होते हैं। प्रकाश का कोई मतलब नहीं होता विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से। दूसरा अपन सीख लें बेटा, फोटॉन में संवेग भी होता है, ये देखो, और ऊर्जा भी होती है। आपने कहा सर कहाँ होती है? हमने तो देखा ही नहीं। हम तो डेली देखते हैं। अब बताओ धूप में खड़े होते हैं हमारे हाथ काले काले हो जाते हैं। यस, क्यों? इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे हाथ के अंदर, हमारे फेस के ऊपर कौन आके गिरते हैं? फोटॉन। इसका उनमें संवेग भी होता है, उनके अंदर ऊर्जा भी होती है, जो आपको महसूस भी होता है। तेज़ गर्मी में हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। बेटा वो एक्सपीरियंस ही तो क्या होता है बताओ? फोटॉन होता है, और फोटॉन की एनर्जी होती है। उस अनुभव को हम फोटॉन भी कहते हैं, और फोटॉन की क्या भी कहते हैं बताओ? ऊर्जा। दैट्स ऑल। और हम मिलेंगे आपको। यस। आपने कहा सर फोटॉन का वेग कितना होता है? बेटा प्रकाश के वेग के समान। अरे भाई फोटॉन का जो वेग होता है ना, इसका मतलब फोटॉन मीन्स प्रकाश होता है। यस।
तो आपने कहा सर फोटोन मीन्स प्रकाश होता है, फोटोन, यस फोटोन प्रकाश होता है। तो बताओ प्रकाश का वेग कितना होता है? धीरे धीरे लर्न करो, अच्छा नहीं लगता ये याद नहीं है तो यस सोच लो। फोटोन प्रकाश के वेग से उत्सर्जित होते हैं, याद हो जाएगा आपको। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, डेफिनेट सही बात है बच्चे। अरे फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? 0। आपने कहा सर क्यों? आप बताओ, अगर फोटोन में अगर द्रव्यमान होने लग गया तो आप घर से स्कूल तक आओगे, आपका 10 किलो वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी पे तो फोटोन गिरेंगे। फोटोन में द्रव्यमान होगा तो आपका वजन बढ़ता जाएगा। याद रखो फोटोन में कोई मतलब विराम, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। आपने सर विराम क्या होता है? स्थिर फोटोन का द्रव्यमान, मतलब फोटोन आपकी बॉडी पर आके गिरते हो, आपके द्रव्यमान को नहीं बढ़ाते हैं। हाँ, उनके पास संवेग ऊर्जा जरूर होती है जो आपको अनुभव कर देते हैं कि मैं फोटोन हूँ, आपके ऊपर आके गिर रहा हूँ, आपको गर्मी लगेगी लगेगी। ऐसे लर्न कर लेंगे अपन। यस, जब फोटोन कोई वस्तु पे आके गिरता है तो उसको टक्कर करता है, यस, तो उनकी गतिज ऊर्जा और संवेग कभी चेंज नहीं होते, अर्थात फोटोन प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। कौन सी टक्कर? प्रत्यास्थ। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, फोटोन उदासीन होते हैं, ऐसे करके। और आप अच्छे बच्चों की तरह फोटोन के कितने गुणधर्म याद कर लोगे? 4। बड़े इजी हैं। काहे की स्टडी करी आपने? बताओ जल्दी। फोटोन की स्टडी करी बेटा। फोटोन लर्न कर लेंगे ना आप। क्वेश्चन क्या था आपका? फोटोन किसे कहते हैं? फोटोन किसे कहते हैं? इसके 4 गुणधर्म बताओ। विराम द्रव्यमान शून्य होता है, उदासीन होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है, फोटोन में संवेग गतिज ऊर्जा होती है। फोटोन किसी वस्तु से टकराते हैं, टक्कर मारते हैं तो उसकी गति ऊर्जा और संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे लर्न कर लोगे आप। किसको लर्न कर लोगे? फोटोन को बिल्कुल लर्न कर लेंगे, मुझे विश्वास है आप पे। आप फोटोन को जोर से लर्न कर लोगे। यस, बिल्कुल करेंगे अच्छे बच्चों की तरह। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब और सीखेंगे अपन, और इस क्वेश्चन के बाद फिर आपका ये चैप्टर थोड़ा सा ही बचेगा, ज़्यादा नहीं बचेगा। यस बेटा, मैं एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, बड़े ध्यान से उस प्रश्न को लिख रहा हूँ। और ये आज तो हमने कोई बहुत बड़ी बातें नहीं पढ़ी, ये देखो आराम से प्लीज़ घर पे प्रयास करो इन 4 परिभाषाओं को लर्न करने का। नंबर 1, प्रकाश का विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? कार्य फलन किसे कहते हैं? निरोधी विभव किसे कहते हैं? बेटा चारों में से एक परिभाषा का बोर्ड में आना तय है। अब पक्का लिख लो, चारों में से एक परिभाषा बोर्ड में 1 नंबर की आएगी ही आएगी। 4 नंबर का चैप्टर है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा, तो 1 नंबर का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। यस, अक्षर 1 नंबर का चांस ज़्यादा है। छोटा सा एक बहुत शानदार सा सवाल सर ने लिखा, और आप उस सवाल को प्यार से देखना, बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। ये देखो, आइंस्टीन, बड़े अच्छे से नाम सीखा है आपने बेटा इसका, आइंस्टीन। याद करो, नाम याद नहीं तो बहुत ज़ोर से। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है? ज़रूर याद करें इस सवाल को आप। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, 1 मिनट में सारी डेरिवेशन सिखाने वाले हैं आपको। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, बेटा इसकी व्युत्पत्ति करेंगे सर मैं और आप मिलके। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, यू आर रेडी बेटा? हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण सीखेंगे। ओके, तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को कैसे लर्न करेंगे आप धीरे धीरे सीखो। देखें, स्मार्ट बच्चों की तरह सीखो, आ जाओ। यस, आपने कहा सर बताओ क्या सिखाने वाले हैं आप इसको? बड़ा प्यार से मुझे बताओ, ये कौन है भैया? धातु। आपने कहा सर हमारी एक चीज़ नहीं आ रही है, धातु कौन सा धातु बोलते हैं आप? बेटा ज़्यादातर एक क्षारीय धातु होते हैं, अदर भी होते हैं, मैं अभी टेबल बनवाऊंगा आपको। तो ये धातु पे कौन आके गिरने वाला है? प्रकाश। चलो चलो चलो, ये रहा अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा बड़े आराम से। बेटा आइंस्टीन को नोबेल प्राइज इसी बात के लिए मिला था। आइंस्टीन ने ये कहा था कि जब धातु के ऊपर विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आके गिरता है, फोटोन आके गिरते हैं, तो धातु क्या करता है?
फोटॉन को 100% अवशोषित कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन फोटॉन की ऊर्जा को अवशोषित करके और अंदर से बाहर आके और जोर से भाग जाते हैं। जोर से भागने का मतलब है वो कौन सी ऊर्जा प्रदान हो जाती है उनको? गतिज ऊर्जा। ये देखो, इस बात के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। उसने दुनिया में सबसे पहले ये बात बताई थी कि जब फोटॉन धातु की सतह पर आके गिरते हैं तो धातु के अंदर के इलेक्ट्रॉन फोटॉन की ऊर्जा को लेके और भाग जाते हैं। पहले अंदर भागते हैं, जैसे मेरे हाथ में एक लड्डू था, मैंने मॉनिटर को दे दिया। अब मॉनिटर ने सोचा अगर क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, अगर लड्डू सर के हाथ में एक ही था तो मॉनिटर को मैंने गेट पे आके लड्डू दिया, मॉनिटर लड्डू को कैच करके गेट पे आकर मॉनिटर भाग गया कमरे से, क्योंकि अकेले को खाना था लड्डू। इस बात के लिए आइंस्टीन को कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल प्राइज। देखो कैसे फोटॉन जब धातु की सतह पर आपतित होता है तो अंदर के इलेक्ट्रॉन पूरी ऊर्जा को क्या करते हैं? 100% अवशोषित और उस ऊर्जा को ग्रहण करके और बाहर निकल जाते हैं वो। तो आपने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो बाहर निकालने के लिए तो कौन सी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है? कार्यफलन की। और उसके बाद कौन सी ऊर्जा मिलती है? गतिज ऊर्जा। तो बताओ आने वाली फोटॉन ऊर्जा ने कितने काम करे? तो एक तो अंदर से इलेक्ट्रॉन को गेट पे लाए, वो गेट के बाद कौन सी ऊर्जा प्रदान कर दी? गतिज ऊर्जा। तो आप बताओ, ऊर्जा संरक्षण का एक नियम होता है। तो आप मुझे तो पहले ये बताओ कि आने वाले फोटॉन ने कितने काम करे? 2 काम। एक काम, पहला काम, इलेक्ट्रॉन को कौन सी ऊर्जा प्रदान की? कार्यफलन। कार्यफलन कौन सी ऊर्जा होती है? जो अंदर के इलेक्ट्रॉन को सतह से कहाँ निकालती है? सतह पर ला देती है। अंदर से इलेक्ट्रॉन को सतह पर लाने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? कार्यफलन। वह न्यूनतम ऊर्जा जो अंदर के इलेक्ट्रॉन को सतह पर लाती है उसे कौन सा फलन कहते हैं? कार्यफलन। बेटा दूसरा देखें, अपन प्यार से देखें दूसरा, रिलैक्स। फिर देखो दूसरा क्या लिखा सन ने? इलेक्ट्रॉन की को कौन सी ऊर्जा प्रदान करते हैं? गतिज ऊर्जा। ये देखो इलेक्ट्रॉन ने बेचारों ने पूरी ऊर्जा ग्रहण कर ली और लेके पहले वो गेट पे आ गया, गेट का मतलब कार्यफलन मिल गया, उसके बाद भाग गया जोर से। कौन सी ऊर्जा मिल गई? गतिज ऊर्जा। तो बताओ आइंस्टीन के अनुसार फोटॉन ने कितने काम करे? 2। इसका मतलब हो गया कि आने वाले फोटॉन की ऊर्जा, मैं इसके आगे चलूँगा कल, आप इसको जरूर लर्न करें। कितने काम कर रही है बेटा? पहला काम कार्यफलन और दूसरा काम कौन सी ऊर्जा? जल्दी बोलो। गतिज ऊर्जा। अरे के को कौन सी ऊर्जा कहते हैं बच्चे? गतिज ऊर्जा कहते हैं। फिर सुनो मेरी बात, आने वाले फोटॉन की ऊर्जा को क्या मान लिया? E। कार्यफलन कौन है? फाइनॉट। गतिज ऊर्जा कौन है? हाफ mv²। कितनी है बेटा? हाफ mv²। ओके। अब बताओ फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? अब पड़ोस में मिलेंगे अपन। बेटा फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र, चलो आप इसको एक बार के लिख लो, आपको गंदा लगता है तो ये सूत्र याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले फोटॉन की ऊर्जा 2 काम करती है, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा दोनों। इसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। आने वाली ऊर्जा इक्वल टू जाने वाली ऊर्जा। आने वाली ऊर्जा फोटॉन की ऊर्जा, इसने 2 काम करे वो दोनों। दिस इज द कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ध्यान दो बेटा, फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? प्लांक ने बताई थी ना आपको, h न्यू। कार्यफलन का सूत्र क्या होता है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। h न्यू नॉट, ये कार्यफलन का सूत्र है। बेटा गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? धीरे से बताओ। हाफ mv²। तीनों को सर इसके अंदर रख देते हैं, बड़े प्यार से रखता हूँ मैं, देखना। यस, ये तो कौन आ गया आपका? h न्यू। ये कौन आ गया आपका? h न्यू नॉट। ये कौन आ गया आपका? हाफ mv²। दैट्स ऑल दैट्स ऑल दैट्स ऑल, रिलैक्स। ये देखो देखो प्यार से। यस, और इसको मैं एक बार और लिखूंगा, आपको मानना पड़ेगा। आपने कहा सर क्या लिख दिया? चलो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, आप गुस्सा नहीं करेंगे। ये लो, काहे को गुस्सा भैया? ये देखो ये देखो, इतने बड़े हो गए तुम यार। ये देखो, अरे इसको इधर ले जाएंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट नहीं आएगा क्या? एच तो कॉमन आ रहा है ना। आपने कहा सर ये क्या सिखा रहे हैं आप? मेरे दोस्त यही तो आइंस्टीन समीकरण है। इसको मैं और इज्जत से लिख रहा हूँ, आपको दिखना चाहिए ये। हाफ mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। बेटा यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है। जोर से लर्न कर लो इसको,
बड़े आराम से लर्न कर सकते हैं आप। इधर से कौन आए थे, फोटोन, उनने कितने काम करे थे, 2 काम। पहले तो इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर निकाला, उसको कौन सा फलन कहते हैं आप, कार्य फलन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को कौन सी ऊर्जा मिल गई, गति ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन जोर से भाग गए, तो इलेक्ट्रॉन जोर से भागे तो बताओ आने वाले फोटॉन की ऊर्जा ने 2 काम कर लिए, कार्य फलन और गतिज ऊर्जा। अब आपने क्या किया, एक फार्मूला लिख लिया, E बराबर फाई नॉट प्लस के। बेटा तीनों के मान रख दिए, ये तो मान प्लांक ने बताया था, या ई का काम कौन कर रहा, फाई नॉट, एच, और ये कौन सी आवृत्ति है, देहली आवृत्ति, क्योंकि कार्य फलन में तो देहली आवृत्ति ही आती है। ये कौन सी ऊर्जा बच्चे, गतिज ऊर्जा। ओके, तो आप तीनों वैल्यूओं को रख देंगे, और रखने के बाद आपने एच कॉमन ले लिया। बताओ इस पूरे सूत्र को क्या कहते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। शानदार तरीके से इसको लर्न करो, बहुत अच्छा सा सवाल है। यस बेटा, तो ये अच्छा सा सवाल है, इसके प्रैक्टिस करो, इसको सर रिपीट और भी करेंगे दूसरे पीरियड में। यस, केवल एक प्रश्न और बचा इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, उसको पढ़ के न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ना, लघु, अति लघु, आंकिक प्रश्न सब में टिक लगवाऊंगा। एक एक को ढंग से करोगे, सबके सॉल्यूशन भी लिख के दूंगा आपको। बट आप एक बार और ट्राई करना, बुक के पीछे पड़ जाओ, बुक को भी देखो, ऐसी चीज़ देखो, कोई चीज़ समझ ऐसी तो नहीं जो समझ में नहीं आई हो। चैप्टर को फाइनल कर दो हमेशा के लिए। सबसे बढ़िया हैप्पी दिवाली का तरीका ही कि 2-3 चैप्टरों को ध्यान से पढ़ लो ना, बी हैप्पी दिवाली, अच्छा लगेगा आपको। ओके।